स्टूडेंट्स, टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज सलीम अहमद और आज हम टारगेट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम्स, जो कि आपको बोर्ड से लेकर सीयूईटी हर जगह काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत आज बढ़िया बढ़िया आप क्वेश्चन देखने वाले हैं। और डिटर्मिनेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाने वाले हैं वो लगभग इसी तरह के होने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप ये वाले प्रॉब्लम्स कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको प्रॉपर्टीज कुछ पढ़नी होंगी, फॉर्मूलाज कुछ पढ़ने होंगे। तो जो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फॉर्मूला से। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिया हुआ है 3a डिटर्मिनेंट। ओके, 3a डिटर्मिनेंट। तो इसको क्या ट्रीट करना है, देखिए जो भी नंबर आपको नजर आ रहा है ना, 3 नजर आ रहा है, तो 3 को आप बाहर निकाल दीजिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। और 3 जो आप बाहर निकालेंगे ये उतनी ही बार बाहर आएगा जितना इसका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कैसा होता है, या तो 2/2 होगा या 3/3 होगा, इस तरह से होता है। तो जितना भी ऑर्डर हुआ 2/2 हुआ तो 3 दो बार बाहर आएगा। 2/2 हुआ तो 2 बार, 3/3 हुआ तो 3 बार आ जाएगा। इस तरह से इसको आपको नंबर को बाहर निकाल के रख देना है। अगली बात, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर एडजॉइंट को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्री या पोस्ट दोनों कर सकते हैं, उसे चाहे पहले लिखिए ए को या बाद में लिखिए, तो उसका रिजल्ट होगा ए डिटर्मिनेंट इनटू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें समझ आने लगेंगी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, आपको पता है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाता है, और n याद रखना n ऑर्डर के लिए है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है बात करते हैं हम इनवर्स की। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद दोबारा से उसका एडजॉइंट निकाल देते हैं, अगर आप एडजॉइंट निकालने के बाद दोबारा से एडजॉइंट निकाल देते हैं तो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है। अब इन सभी रूल्स का प्रूफ भी होता है, लेकिन आपको उसकी अभी जरूरत नहीं है, ना ही वो एग्जाम में पूछा जाना है आपसे, तो आपको ये मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अगर अगला देखिए, अगर आप एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालते हैं, ऑब्वियसली इट इज अ मैट्रिक्स, और देन उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, तो ये ए डिटर्मिनेंट की पावर में n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको याद रखना, दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, अगर आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूं, एडजॉइंट आप निकाल रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स ए का, लेकिन उस मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में, लेट्स से कि 5 मल्टीप्लिकेशन में, तो आप 5 को बाहर निकाल दीजिए और इसकी पावर जो है ना वो एक कम हो जाएगी। ये आपको रूल याद रखना है। जैसे पहले वाले में क्या देखा था आपने, जो भी नंबर था वो बाहर तो आ गया था, लेकिन कितनी बार बाहर आया था, जितना पावर है एग्जैक्ट उतनी, मतलब जितना ऑर्डर है उतने टाइम्स वो बाहर आ गया था। लेकिन यहाँ पर एक कम बार बाहर आता है। जैसे मान लीजिए ऑर्डर 3/3 है, तो ये 3 बार नहीं बाहर आएगा, बल्कि 3-1 2 बार बाहर आएगा, और ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। आठवां रूल है कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज 1/a डिटर्मिनेंट, वो 1/a डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है। अगला रूल, ये भी काफी इस्तेमाल होता है, बहुत सिंपल सा भी है। अगर आप दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करते हो, स्क्वायर मैट्रिसेस को, और उसके बाद उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो आप इसे ना अलग अलग भी कर सकते हैं, ए अलग और बी अलग, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला, अब थोड़े सिंपल सिंपल वाले आ गए, जैसे कि 10th है कि यहाँ पर किसी मैट्रिक्स की कोई पावर n है, फिर उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, आप a की पावर n कर रहे हैं, फिर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप a का डिटर्मिनेंट निकालो और बाहर पावर n कर दो, यानी बाद में भी उसकी पावर आप n कर सकते हैं। चलिए अगली बात, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ये याद रखना है। ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो, आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, या फिर आप ए डिटर्मिनेंट करो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम थिंग होती है। अच्छा अगली बात, ये भी सारे सिंपल से ही है। तो इसमें क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ही इनवर्स निकालोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी,
और 14th में है कि आप ट्रांसपोज करके इन्वर्स करो या इन्वर्स करने के बाद ट्रांसपोज करो, तभी भी वो बात बराबर ही होती है। अगली बात, ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो या फिर एडजॉइंट निकालने के बाद में आप ट्रांसपोज करो, तभी भी वो बात बिल्कुल सेम होती है 100%। 16, आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए और बी को, देन उसका एडजॉइंट आप निकाल रहे हो। तो आप अगर अलग अलग करना चाहें तो बी को पहले लिखना पड़ेगा और ए को बाद में लिखना पड़ेगा। 17th और लास्ट है, ए बी का होल इनवर्स। अगर आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसका इनवर्स निकाल रहे हैं, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप ये देखो इन दोनों प्रॉपर्टीज में 16 और 17 में बी वाला पार्ट पहले आ रहा है और ए वाला पार्ट बाद में आ रहा है। ठीक है, होपफुली इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने जल्दी से आपको ये सारी चीजें याद दिला दी हैं। अगली बात आपको ये पता होना चाहिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और अगर उससे आई आ जाए, मान लो आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करा और उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो पता है इससे क्या होता है? याद करो क्या होता है इससे। इससे होता ये है कि ए का जो इनवर्स है वो बी होगा और बी का जो इनवर्स है वो ए होगा, ये याद रखना। लेकिन अगर इसमें थोड़ा चेंज हो जाए, मान लेते हैं कि ए और बी को मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी, प्योर आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, बल्कि एक स्केलर मैट्रिक्स आ रही है, जैसे मान लो 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसे में जो ए का इनवर्स होगा ना, वो बी नहीं होगा, बल्कि 1 बाय दैट नंबर 1 बाय 5 टाइम्स ऑफ बी होगा, या फिर बी का जो इनवर्स आप लेंगे तो 1 बाय 5 टाइम्स ऑफ ए होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अगली बात, ये वही सिंपल सी बात है, ऊपर वाली बात को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। और एक बात ये है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करो, वेदर इट इज अ प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही केसेस में आपको आंसर मिलेगा ए, ठीक है। आइडेंटिटी को वन की तरह ट्रीट करो आप, वन है वो, मैट्रिसेस का वन है वो, ठीक है, ऐसे। अब इसीलिए आइडेंटिटी की कुछ भी अगर आप पावर कर देंगे ना, 1 2 3 4 कुछ भी कर दो, तभी भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाला है। अच्छा, अगला और थोड़ा सा और मेन चीज है सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका ना इनवर्स नहीं निकाल सकते बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बताओ इनवर्स क्या होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ताकि आपको ये जो रूल्स मैंने बताए हैं तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। बाकी आप इसका पीडीएफ अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर नंबर नीचे चल रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें मेन क्वेश्चन लगभग मैंने इसमें अराउंड 35 या 36 क्वेश्चन सेट किए हैं, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपका कंप्लीट जो है डिटर्मिनेंट 1 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो कि है कि अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कब नहीं होता, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए। तो उसका आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, जो कि नॉर्मल सा ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दो, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल रखा, तो k की वैल्यू कितना आ गया, 3/2 इज द आंसर। यानी k की वैल्यू अगर 3/2 हो गई तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, अगर a जो है ना 2b के इक्वल है, आपको दिया हुआ है a जो है 2b के इक्वल है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने करना क्या होता है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, क्यूबिंग बोथ साइड, ऐसे कुछ। तो डिटर्मिनेंट में आप एक चीज कर सकते हो, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने डिटर्मिनेंट लगाया, और आपको पता है 2 बाहर निकाल सकते हो आप, पहली वाली प्रॉपर्टी जो समझाई थी मैंने आपको, 2 बाहर आप निकाल दीजिए, तो 2 कितनी बार बाहर आएगा, जितना ऑर्डर है, इट इज 3/3, तो जी 3 बार बाहर आ जाएगा, और बी डिटर्मिनेंट बचा, और बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो यहाँ पर आप 5 लिखिए, 5 × 8 दिस इज 40, तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। तो था ना कितना सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस बार आपको दिया हुआ है कि a का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 है,
तो ये क्या होगा, तो वैसे ही बिल्कुल सिंपल कर दो, तो -3 बाहर आ जाएगा, कितनी बार बाहर आ जाएगा, 3 बार, और बचेगा ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास है ही, -2 इसमें रख देना आप, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आपको दिया हुआ है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लीकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो सिंपल, देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, मतलब मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया बोथ साइड। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हो, पता होगा आपको कि अगर a इंटू बी ऐसे डिटर्मिनेंट है तो a अलग हो जाता है, b अलग हो जाता है, तो इसमें a और b अलग अलग हो गया, a ट्रांसपोज अलग और a अलग। ठीक है, और आपको पता है कि ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉर्मल डिटर्मिनेंट के ही बराबर होता है। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करो तो वो नॉर्मल डिटर्मिनेंट के ही बराबर आता है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम होता है वो। तो इसको हमने ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट था, इसको नॉर्मल ए डिटर्मिनेंट कर दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर भी देखी थी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 12th कि ए ट्रांसपोज का अगर आप डिटर्मिनेंट करोगे तो वो नॉर्मल ए डिटर्मिनेंट के ही बराबर आता है। ओके, ये भी काफी यूजफुल चीज है। चलिए आ जाते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन पर। हाँ, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट हो गया, तो ए डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट को प्रोडक्ट करोगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 हो गया, तो स्क्वायर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब +-1 इज द आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी आपको याद है ऊपर जो मैंने ये लिखा हुआ है, एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए डिटर्मिनेंट की पावर क्या होता है, n-1 होता है। ठीक है, तो इसमें ए डिटर्मिनेंट आपको -3 दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपके सामने है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ऑर्डर -1, तो ये 2 हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट आपको कितना दिया हुआ है, -3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 इज द आंसर। देखिए कितना आसान आपको लग रहा है। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 12 है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो वापस से आपको पता होगा कि ये भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स ही होता है ना, तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला अभी ऊपर मैंने दिखाया था आपको, वो होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो ये 2 हो गया, और यानी ओवरऑल पावर 3 हो गई मल्टीप्लीकेशन करके, और इसकी वैल्यू 12 है। इसकी वैल्यू 12 कैसे है, तो ट्रांसपोज है, तो आपको पता है ना ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करो या नॉर्मल डिटर्मिनेंट एक ही बात होती है, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 12 और इसका क्यूब यानी 1728 इज द फाइनल आंसर। चलिए अगले पर आ जाते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट 81 है, तो ए डिटर्मिनेंट निकालिए। तो रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिल्कुल सिंपल सा होता है। आपको वापस से देखो मैं बता रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट n-1, तो वो फॉर्मूला लगा लो, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट 81 दिया हुआ है, इसका होता है ए डिटर्मिनेंट n-1 यानी 2 हो जाएगा, तो दैट इज +-9। ओके, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको मैंने यहाँ पर जैसे किया हुआ है, ये आपको अपने आप करना है, लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सेकंड वे, जो कि और ज्यादा आसान है। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ए और एडजॉइंट ए का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो ये ए डिटर्मिनेंट टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ये प्रॉपर्टी थी सेकंड वाली। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये क्या है, ये एक तरह से 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यानी कि a इंटू, ये क्वेश्चन के हिसाब से जो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो आपको दिया हुआ है ना, ये 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जरा आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो a का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, बताइए, 5 के इक्वल होगा, बिल्कुल सही। तो a का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको 5 मिल गया, देखो मैंने इतनी कैलकुलेशन के बाद 5 इसमें लाया और यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल गया ए डिटर्मिनेंट 5। तो बस एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये होगा ए डिटर्मिनेंट पावर n-1, यानी कि एक कम कर देना आप, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 25। दैट्स इट, तो ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। नेक्स्ट वाला बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस बार आपको एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपको पता है अगर आप एडजॉइंट कर रहे हो अगर आप एडजॉइंट कर रहे हो ए ट्रांसपोज का, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला
ऐसा भी हो सकता है कि एडजॉइंट ए करके उसके बाद होल ट्रांसपोज किया जाए। ओके, तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करो या नॉर्मल डिटर्मिनेंट करो, बार बार ये बात बताई जा चुकी है आपको, तो सेम होती है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हो गया, और इसका फॉर्मूला होता है ए डिटर्मिनेंट पावर n माइनस वन, 3 माइनस वन, विच इज -3 स्क्वायर, जो कि आंसर आ जाएगा 9। तो ये था, सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद हो जाएंगी इसमें, ठीक है, करते करते क्वेश्चंस को। ये भी ऐसे ही करना। आपको पता है एडजॉइंट ऑफ कुछ टाइम्स ऑफ ए है, तो वो नंबर बाहर निकाल देना चाहिए आपको, वो भी कितनी बार, जितना ऑर्डर है उतनी बार नहीं, उससे कम बार, तो एक कम बार बाहर निकाला, वैल्यू रखा, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन हो गया। अगर आप एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकालोगे तो दैट इज ए डिटर्मिनेंट n माइनस टू इंटू ए, तो ए डिटर्मिनेंट इज 7, 7 रेज टू पावर 3 माइनस टू इंटू ए, द आंसर इज 7a। ओके, और अगली क्वेश्चन में इसी का आपसे डिटर्मिनेंट पूछ लिया गया। देखिए डिटर्मिनेंट पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का, तो उसका फॉर्मूला होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू सारी दे रखी है, आप पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। 14 तक हो गए। 15 में देखिए, ये भी काफी सिंपल सा है। 7a भी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है 7 कितनी बार बाहर आ जाएगा, पहली प्रॉपर्टी 3 बार, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है ना, देखिए। और बचा ए बी का डिटर्मिनेंट है, प्रोडक्ट है, तो अलग अलग कर दीजिए। ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, वो रख दीजिए, सबको प्रोडक्ट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में एक छोटी सी बात है कि जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है दैट इज 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो ये वैल्यू आपने निकालनी है, तो पहली बात तो नंबर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। -2 को बाहर निकाला, कितनी बार, जितना ऑर्डर था, बचा ए इनवर्स डिटर्मिनेंट, और ये 2a डिटर्मिनेंट तो नॉर्मल दिया हुआ ही है। ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज 1/a डिटर्मिनेंट, अभी बताया ना, और बाकी सब वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। ए डिटर्मिनेंट इज -2, सब जगह -2 डाल दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 में आ जाइए। तो देखिए कितनी जल्दी आपने 16 क्वेश्चन कर लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है 5a इनवर्स डिटर्मिनेंट। ओके, एडजॉइंट आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, और आप जानते हैं एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट होता है ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 3 माइनस 1, यानी n माइनस 1। ये आपको ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई, +/5 हो सकती है, और आपको ये निकालना है। तो पहली बात तो 5 को बाहर निकालेंगे, कितनी बार, जितना ऑर्डर है। ओके, और उसके बाद बचा ए इनवर्स डिटर्मिनेंट, और ए इनवर्स डिटर्मिनेंट होता है 1/a डिटर्मिनेंट, जो कि आपको दिया हुआ है +/5, कैंसिल करो, +/25 इसका आंसर। तो बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये क्वेश्चन। और 18 देखिए भाई, क्वेश्चन 18 में ये भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब -4ab की वैल्यू चाहिए, तो -4 पहले 3 बार बाहर आएगा, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट अलग हो गए, सबकी वैल्यू पता है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 19 देखिए, ये थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। ए आपको दिया हुआ है, ए क्यूब डिटर्मिनेंट 125। आपको पता है पावर अगर अंदर होती है, डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो उसे आप बाहर भी ले जा सकते हैं। तो ये बाहर गया, और क्यूब 5 हो जाएगा, 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट, भाई आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A2 2 4, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, 4a-4, सॉरी यहाँ a है, ये आ जाएगा a² - 4। ओके, दिस इज a² - 4, तो ये वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए और आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 है, तो ये क्या होगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो आप इसे अलग अलग लिख दीजिए, और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो ए डिटर्मिनेंट होता ही है, तो प्रोडक्ट करो, स्क्वायर हो गया, वैल्यू डालो, आंसर आ गया, दैट्स इट। अब इसमें हाँ, ये बिल्कुल सिंपल सा है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए डिटर्मिनेंट 5 है, तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज 1/a डिटर्मिनेंट, दैट इज 1/5, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन में आ जाइए 22, ये भी काफी सिंपल सा है। देखिए आपको a⁴ का डिटर्मिनेंट 625 दिया हुआ है, तो आपको पता है पावर बाहर जाएगी, तो 625 का 4th रूट इज 5 ना, तो +/5 आ गया। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो, x² - 4 इज इक्वल टू दिस। तो दो बार इसे सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार +5 लेकर और एक बार -5 लेकर। तो -5 लेकर कर रहे सॉरी, तो आंसर -1 आ रहा है, और आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर थोड़ी माइनस होता है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। तो इसका मतलब आंसर इज +/3, ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, 3 एंड
-3। ठीक है, अगला भी काफी सिंपल सा है। आपको पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू 8i है, तो मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाया, ये दोनों मैट्रिसेस हैं तो इसको अलग अलग किया। 8 जो है 3 बार बाहर आ जाएगा, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट बचा 512, 8 का क्यूब होता है और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या था 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी डिटर्मिनेंट वाइज 8 आ चुकी है। ओके, तो ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सो सिंपल, आपको ये दोनों चीजें बराबर दी हुई है, यानी कि जो भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना वही सारी यूज होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला इसमें यूज। देखिए आपको पता है एडजॉइंट के अंदर जो नंबर होता है ना मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट जो होता है, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो एक पावर कम करके, तो ऐसे हो गया। तो आप इसे कंपेयर कर लीजिए, जब आप इसे कंपेयर करेंगे, देखो ये एडजॉइंट एडजॉइंट तो सेम है, तो इसका मतलब कंपेयर करने पर मुझे मिला कि k की वैल्यू ये होगी, तो k की वैल्यू आपकी 16 आ गई, दैट्स इट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगला अगला वाला तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने आप करेंगे। 25 आपका से जो है, हाँ बिल्कुल सिंपल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए। और इसके बाद हम बात करते हैं 26 के बारे में। तो आपको दिया हुआ है a इनवर्स का डिटर्मिनेंट -2 है, तो ये भी सिंपल सा, और a इंटू एडजॉइंट ऑफ b डिटर्मिनेंट -32 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए a इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है -2 है ना, तो आप इसे 1/a डिटर्मिनेंट ले सकते हैं इज इक्वल टू -2, तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई। ये तो सिंपल सी बात थी, अभी ऊपर करा भी था। अब दूसरी इंफॉर्मेशन ये आपके पास है, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ b डिटर्मिनेंट इज -32, तो इसे अलग अलग करा, सिंस दोनों के दोनों मैट्रिसेस हैं तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ b जो है उसका फॉर्मूला b डिटर्मिनेंट पावर n-1 हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास थी a डिटर्मिनेंट की -1/2, वो डाल दी वैल्यू, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 उधर जाके 64, तो b डिटर्मिनेंट आ गया। तो आपके पास ना दो चीजें आ चुकी हैं, एक ये और एक ये, यानी a डिटर्मिनेंट मिल चुका है आपको और दूसरा b डिटर्मिनेंट मिल चुका है। अब देखिए ये आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, स्क्वायर आप बाहर रखिए। इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, देखिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, और इसको आप अलग अलग ए बी कर सकते हैं और ए और बी की वैल्यू लगा के इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो सब प्लस में ही आएगा, तो ये इसका आंसर 1/16 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 27, अच्छा 27 करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, जब आप एडजॉइंट निकालते हैं तो आप कोफैक्टर्स निकालते हैं, a11 a12 a13 है ना, a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33, ये आप कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसके बाद एडजॉइंट कैसे आता था, आप सोचिए एडजॉइंट कैसे आता था। एडजॉइंट ऐसे आता है कि जो ये रो वाइज आपको दिख रहे हैं ना, इसको ट्रांसपोज कर दो, इसको कॉलम वाइज लिख दो, a11 a12 a13, याद कीजिए ऐसा होता था, a21 a22 a23, और इसमें a31 a32 एंड a33, इस तरह से होता था। याद होगा आपको अच्छे से कि जब भी हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो उसको एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज करके आपको लिखना होता है। ओके, तो देखिए अब इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझना। इन्होंने बोला है इफ द वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 12, यानी आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू 12 दिया हुआ है और थर्ड ऑर्डर मतलब 3/3 का वो डिटर्मिनेंट है, then the value of the determinant formed by replacing each element by its cofactor। तो ये बोल रहा है कि अगर सारे एलिमेंट्स की जगह कोफैक्टर लगा दिया जाए, भाई एलिमेंट्स कैसे होते हैं बताइए, a11 स्मॉल a है ना, a12 a13 ऐसे करके होते हैं, तो अगर इन सबकी जगह मैं इन सभी की जगह कोफैक्टर्स लगा दूं, जैसे ये लगा दिए, देखो मैंने कैपिटल ए से कोफैक्टर्स लिखे जाते हैं, आपको पता होगा, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा था, ए डिटर्मिनेंट ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, इसकी वैल्यू मुझे। अब देखिए भाई मैंने क्या करा कि आपको पता होगा अगर आप ट्रांसपोज करके भी डिटर्मिनेंट करते हैं तो नॉर्मल डिटर्मिनेंट ही उसका आंसर होता है, मतलब अगर इसका आंसर 6 है ना तो इसका भी 6 ही होगा। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि इसको पहली बात जो मुझे निकालना था, पहले मैंने इसको डेल्टा लेट किया। अब जैसे कलर आप देख रहे हैं येलो वाला पहली रो है, तो अब इसे मैंने पहला कॉलम बना दिया, ये ग्रीन वाले को दूसरा कॉलम, ब्लू वाले को तीसरा कॉलम। तो ऐसा क्यों करा, क्योंकि पहली बात कोई फर्क तो पड़ना है मिनट में, अगर आप ट्रांसपोज भी कर देते हो ना तो कुछ नहीं होता, सेम आता है। अब ऐसा करा ही क्यों, तो आप ध्यान से देखिए ये क्या है, तो ये वैल्यू ही तो हमारी एडजॉइंट होता है, ये एडजॉइंट है, ये कुछ नहीं है बल्कि ये एडजॉइंट है।
तो इसका मतलब ये जो वैल्यू निकली है ये एडजॉइंट की वैल्यू है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है। तो सिंपल सी बात है, यानी वो घुमा फिरा के हमसे एडजॉइंट निकलवा रहा है। और बाकी मुझे एडजॉइंट तो पता ही क्या होता है, एडजॉइंट होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर जो भी ऑर्डर है -1। तो ये 144 इज द आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम थी ये। चलिए अगले में आ जाते हैं, ये भी सिंपल सा है, नॉर्मल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ए डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज 2, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट इज 100, तो बी इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी से काफी ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये दो इंफॉर्मेशन है, एक और ये दो। ठीक है, इससे तो ज्यादा कुछ मिला नहीं, इससे तो बस यही मिला कि अगर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 2 है तो ए का भी डिटर्मिनेंट 2 ही होगा ना। अब इसे आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए बी, लास्ट की जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी उसमें क्या होता है, अगर एडजॉइंट आपको निकालना है ए बी का, ए बी मल्टीप्लीकेशन में दो मैट्रिसेस हैं, तो उसको आप ना उल्टा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये दो प्रोडक्ट हो गए तो अलग अलग कर लो। एडजॉइंट ऑफ बी इज बी डिटर्मिनेंट n-1, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट n-1, यानी 3-1। ये 100 दिया हुआ है। अब आपको ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो दे ही रखी है 2, तो इसकी वैल्यू आप 2 रख सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर इज 4। तो आपको यहाँ से b का डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गया विच इज व्हाट, +-5, एंड यू हैव टू फाइंड इनवर्स b इनवर्स डिटर्मिनेंट। तो इसका हो जाएगा 1/b डिटर्मिनेंट, दैट इज +-1/5। ओके, अच्छा अब इसके बाद 29 है, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका जो ट्रांसपोज अगर आप करते हो ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो -a आ जाएगा, a ट्रांसपोज इज -a, ये आपको पता है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, a ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट तो a डिटर्मिनेंट ही होता है। और आपको पता है इसमें जो माइनस है उसे आप बाहर अगर निकालोगे तो उसका ऑर्डर कितना है, 3 है। 3 है तो वो 3 बार बाहर आएगा तो नेगेटिव ही बना रहेगा। तो इसको फिर इधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ a डिटर्मिनेंट इज व्हाट, 0। तो a डिटर्मिनेंट इज आल्सो 0। तो इसे एज अ प्रॉपर्टी भी याद रखना, अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ना ऑड नंबर में है, 3/3 है, 5/5 है, कुछ भी है, ऑड होना चाहिए, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा। क्या बोला मैंने, अगर आपको कभी भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे जिसका ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा हमेशा 0 ही आना है। ठीक है, तो याद रखना। अब इसके बाद 30 में देखेंगे, if A is a skew symmetric matrix of order n। अच्छा ठीक है, इस बार ऑर्डर n है लेकिन ये पता नहीं कि इवन है या ऑड है। चलिए आगे पढ़ते हैं, where n is an odd number। अब हो गया काम, n ऑड नंबर है तो A डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो भाई देखिए A डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 0 इसका आंसर होगा। अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि माइनस जब बाहर आएगा ऑड टाइम्स में तो माइनस ही बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू k है तो 529 की पावर k क्या होगा और A जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको पता है भाई अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऊपर हमने दोनों क्वेश्चन ऐसे ही करें, उसका ऑर्डर 3 है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आना है। तो A डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो इसका मतलब k जो है वो 0 होगा। और 529 की पावर 0 रखेंगे ना आप, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। देखो 32 भी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है। आपको पता है कि A जो है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। ओके, और A का जो डिटर्मिनेंट है वो -7 है, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू -7 है। तो बताइए ये क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ डिटर्मिनेंट में, जैसे आप एक काम करो, पहली वाली रो के एलिमेंट्स हैं A11, ऐसे ही होते हैं पहली वाली रो में, A12 A13। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ भाई, अगर आप जो भी रो है या जो भी कॉलम है उसकी आपने कुछ एलिमेंट्स लिखे और साथ ही साथ में उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिख दिए, कोफैक्टर्स भी वही वाले सेम टू सेम लिख दिए और उन्हें ऐड कर दिया, तो पता है इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, इससे ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट। और ऐसा जरूरी नहीं कहीं आप सोचे कि सर पहली रो में ऐसा होता है, नहीं सब में ऐसा होता है। दूसरी रो में ले लो, तीसरी रो में ले लो, कॉलम्स में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर पहली रो के एलिमेंट्स हैं और पहली रो के ही कोफैक्टर्स हैं, या दूसरी रो के एलिमेंट है दूसरी रो के कोफैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट का जो समेशन होगा वो हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू के ही बराबर होगा। अच्छा अब आपने बोला सर मान लो एलिमेंट तो पहली वाली रो के हैं लेकिन कोफैक्टर्स आपने दूसरी वाली रो के ले लिए, तो ऐसे में पता है क्या होगा, आंसर 0 0 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, जैसे इसमें देखो एलिमेंट्स आप ध्यान से देखो, A11, A12, A13 पहली रो में है ना, लेकिन कोफैक्टर्स यहाँ पर सेकंड रो के हैं 21, 22, 23, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो दिस इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू विच इज -7। तो ऐसे आपने याद रखना है। अगला 33, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है, तो आपको पता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, एक जैसे होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ओके, ये स्केलर मैट्रिक्स होती है। और इसमें आपको बोल रहे हैं कि A12, अच्छा A12 कौन सा एलिमेंट हो गया? A12 ये वाला है, A22 ये वाला है, और A32 ये वाला हो गया। तो इन तीनों का सम जो है ना 3 आ रहा है। तो ये कॉमन सेंस लगाइए भाई, स्केलर मैट्रिक्स में ये वाला जो एलिमेंट है और ये नीचे जो एलिमेंट है तो जीरो ही होंगे। तो अगर ये जीरो है और A22 है और ये भी जीरो है, इनका सम जो है 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 हो गई। ये जो A22 आपको नजर आ रहा है ये 3 होगा। तो अगर ये 3 होगा तो ऑब्वियसली ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। तो जब ये तीनों आपको 3 3 मिल ही गए और बाकी सारे जीरो हैं, तो आपसे बोल रहे हैं कि भाई इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? तो आप इसका नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो इसमें से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3 टाइम्स ही हो गया एक तरह से। तो 3 को बाहर निकालो 3 टाइम्स 27, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। दैट्स इट। तो था ना कितना बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। भाई ए इनवर्स आपको ये दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि 6A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो ए इनवर्स निकालो, कितना आ रहा है? 6 - 0 6 आ रहा है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 6 आ रहा है आपका, तो यानी 1/8 डिटर्मिनेंट 6 आ गया, यानी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/6 हो गई। ओके, तो बताओ ये क्या होगा 6A डिटर्मिनेंट? तो ये होगा 6 को आप बाहर निकालो, कितनी बार? 2/2 का है तो 2 बार, तो 2 बार बाहर आ गया, और ए डिटर्मिनेंट इज 1/6, तो इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, चलिए अब इसमें ये 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35th, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड हो गया प्रॉपर। इसमें डिटर्मिनेंट का कोई रोल नहीं है। देखिए अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है 3/3, ठीक है, और बी इसके बराबर है। तो बताइए a + b स्क्वायर क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, अब बताइए क्या करें। तो बी आपको ये दिया हुआ है, तो आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसी के इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। अब चाहे इनवर्स आगे हो या पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, याद रखना। तो जब ये आपको ये दिया हुआ है, आप क्या करो, इसे इनवर्स को हटाओ यहाँ से, तो दोनों तरफ a से मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहाँ a भी हो जाएगा और यहाँ a से ऐसे मल्टीप्लाई। अच्छा बताइए a इंटू ए इनवर्स क्या होगा? अभी बताया था i हो जाएगा, तो यहाँ i आ गया। और आपको पता है i को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, i तो 1 की तरह होता है, i को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही चीज आपको मिल जाएगी। तो ए बी इज इक्वल टू -ba आपको मिल गया, तो -ba को इधर ले आओ, तो इससे आपको इंफॉर्मेशन मिली कि ए बी और ba का सम 0 है। ठीक है जी, अब आगे देखो। आपसे पूछा जा रहा है a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? तो a + b का होल स्क्वायर इज a + b इंटू a + b। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो अंदर, तो आपको पता है ab + ba की वैल्यू 0 है, तो जब ये 0 है तो इसका आंसर क्या आया? a² + b²। तो इसी के साथ हमारे सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सीयूईटी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो हमने पूरे अच्छे से कवरेज इसकी कर ली है। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, हमारे सीयूईटी के कोर्सेज बहुत जल्दी, क्लासेस भी अभी तो वैसे चल रही हैं, लेकिन एक हमारा क्रैश कोर्स जो बैच है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अभी आपके वैसे एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे होंगे, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल वगैरह, तो जल्दी से जल्दी आप नीचे दिए गए नंबर पर अपना एनरोलमेंट कराइए, स्टारगेट के साथ जुड़िए और अपनी सीट बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में सिक्योर कीजिए। ठीक है, और फिर तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।